हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 15 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को डब्ल्यूएचओ गैप टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? किस चीज़ का गैप टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? किसको? प्रोफेसर मुकेश शर्मा को किसका डब्ल्यूएचओ का गैप टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। हाँ जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को डब्ल्यूएचओ गैप टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कानपुर को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ सिविल इंजीनियर विभाग में कार्यरत वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ, ये कौन है? वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ व प्रदूषण के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रोफेसर मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार GAPH गैप टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। वे दुनिया भर में वायु प्रदूषण कम करने पर काम करेंगे। किसके काम, कहाँ पर काम करेंगे? वे दुनिया भर में जो वायु प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसको कम करने की कोशिश, उसको उस पर काम करेंगे। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। किसने? डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किया है? कितने रुपए? 7,600 करोड़ रुपए जारी किया है। तो इसके ऑप्शन है PMKY योजना, समग्र शिक्षा योजना, स्वामित्व योजना और आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़, कितने? 7,622 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। विभिन्न शैक्षणिक पहलों को जारी रखने के लिए, जो शिक्षा के लिए पहल चलाई जाती है उनको जारी रखने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत ये राशि जारी की है। कौन सी योजना के तहत? समग्र शिक्षा योजना के तहत ये राशि जारी की गई है। तो चलिए समग्र शिक्षा के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। समग्र शिक्षा योजना यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। किसका है? स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। ये योजना प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। कहाँ से? ये जो प्री स्कूल होता है वहां से लेके 12वीं क्लास तक के केंद्रित है। ये योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। इससे क्या होता है? सभी, ये शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए एक समान शिक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान SSA, शिक्षक शिक्षा TE, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA जैसी 3 योजना को समाहित करने के बाद शुरू किया गया है। इस योजना को कब स्टार्ट किया? 3 जो योजना है इनको समाहित करने के बाद शुरू किया गया है। यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देती है। जो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता है यानी कि उनकी क्वालिटी है उस पर सुधार पर जोर देती है, टेक्नोलॉजी पर। इसके अलावा इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्य और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में हॉस्टल या कॉलेज खोलने के लिए उनको वित्तीय प्रदान, खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराते हैं। ये उन बच्चों के लिए छोटे और कम आबादी वाले, जहाँ पे बच्चे, जहाँ पे छोटे राज्य है, मतलब छोटे जिले हैं या गांव है, वहाँ पे कम आबादी लोग हैं, वहाँ पे स्कूल और आवासीय खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वहाँ पे स्कूल खोलने के लिए वित्तीय सेवा सहायता प्रदान करता है। जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता, जिन्हें क्या होता है? देखभाल की आवश्यकता होती है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना
जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया है। हाँ जी, भारत के एक राज्य में विश्व का सबसे बड़े परिवार रहता है, उनके एक मुखिया थे जियोना चाना, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो इसका ऑप्शन है केरल, गुजरात, सिक्किम, मिजोरम। तो दोस्तों इसका आंसर है मिजोरम। हाँ जी, जियोना चाना जी मिजोरम के थे। जियोना चाना भारत और दुनिया के सबसे बड़े परिवार, भारत भारत के भी और दुनिया के भी सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे। 38 पत्नियों पत्नियों के पति, उनकी 38 पत्नियां थी और 94 बच्चों के पिता, उनके बच्चे 94 बच्चे थे। जियोना चाना का निधन हो गया, उनका निधन हो गया है। वे 76 साल, उनके 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका ये पूरा परिवार मिजोरम में 100 कमरों में रहता है। कितने कमरे हैं उनके घरों में? 100 कमरे, उसमें पूरा परिवार रहता है। अपने मुखिया के निधन के कारण घर में शोक पसरा हुआ है। मिजोरम के सीएम जोर मतंगा, मिजोरम के सीएम कौन है? जोर मतंगा ने ट्वीट कर जियोना चाना के निधन पर शोक जताया है। हाँ जी, जियोना चाना भारत और दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे। उनकी 38 पत्नियां थी, 94 बच्चे थे और वो सारे 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और उनका परिवार 100 कमरों में रहता था। और एक और बात, मिजोरम के जो सीएम है उनका नाम है जोर मतंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ जी, आज 15 जून है, तो 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक सेवा दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व वायु दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, विश्व वायु दिवस। हाँ जी, 15 जून को विश्व में विश्व वायु दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइन डे यानी कि विश्व वायु दिवस। वर्ल्ड वाइन डे ग्लोबल विंड डे के रूप से भी जाना, ग्लोबल विंड डे के रूप से भी से जाना जाता है। ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता, जो पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी जो शक्ति है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह तो जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है। हाँ जी, पवन के द्वारा ऊर्जा का प्राकृतिक रूप है। जो पवन ऊर्जा है उससे हम बिजली बना सकते हैं, वो प्राकृतिक रूप है। और यह उन सभी तरीकों पर भी प्रकाश डालता है जो पवन ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में मदद करता है। ये सभी उन प्रणालियों पर प्रकाश डालते, तरीकों पर प्रकाश डालते हैं जो पवन ऊर्जा को आकार देने में मदद करते हैं। और ये किस प्रकार से समाज और आर्थिक अन्य विकास को प्रोत्साहित करता है? किस प्रकार से समाज और आर्थिक और अन्य विकास को प्रोत्साहित करता है? विश्व वायु दिवस, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विश्व वायु दिवस यानी कि विश्व वायु दिवस, EWEA की फुल फॉर्म यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन। 2007 इस दिन की शुरुआत वाइन डे के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 2007। जिसके बाद वर्ष 2009 में EWEA यानी कि यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और GWEC यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल वाइन डे, क्या बोला? ग्लोबल वाइन डे अथवा वर्ल्ड वाइन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, स्थापना की। यानी कि कब से मनाना स्टार्ट हुए? इसे 2009 से। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ग्लोबल विंड एनर्जी जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन है? मोर्टेन डायर होम। मोर्टेन डायर होम कौन है उसके अध्यक्ष? मोर्टेन डायर होम। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सीईओ है बेन बैकवेल। कौन है? बेन बैकवेल। उसके सीईओ कौन है? बेन बैकवेल। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। हाँ जी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। हाँ, 15 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, उसका है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है उस दिन। यह दिन हर साल 15 जून को बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवाज उठाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है। क्या है? वैश्विक सामाजिक मुद्दा है। हाँ जी, ये दुनिया भर में ऐसा होता है, तो ये वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर के लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानव अधिकार को प्रभावित करता है। क्या करता है? लाखों, जो दुनिया भर के लाखों वृद्ध व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य और मानव अधिकार को प्रभावित करता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इस दिन को किसने मान्यता दी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई।
और दुनिया में इसे रोकने और जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया। इसे क्यों मनाया जाता है? दुनिया में जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये 15 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, हमारा रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार, हाँ जी, रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी? हाँ जी, जो रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए उन्होंने 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी है, वो कितने वर्षों के लिए दी गई है? इसके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर है 5 वर्ष। हाँ जी, 5 वर्ष। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इसमें रक्षा और आत्मनिर्भरता को और कदम बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजनाथ मंत्री ने अनुसंधान और विकास पर जोर देने का, अपने विकास पर जोर देने का फैसला किया है। इसी मकसद से रक्षा मंत्री ने अगले 5 सालों के लिए मतलब इसमें रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। किसको दी है? रक्षा नवाचार संगठन यानी कि DIO। किसको? DIO, रक्षा नवाचार संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन है, चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने, कहाँ की थी वो? चेक गणराज्य की, हाँ जी, उन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का सिंगल्स का खिताब जीता है। तो उस खिलाड़ी का नाम बताना है। ऑप्शन है उसके मारिया शारापोवा, सेरेन विलियम्स, वीनस विलियम्स या बारबोरा क्रेजकिकोवा। क्रेजकिकोवा, बारबोरा क्रेजकिकोवा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बारबोरा क्रेजकिकोवा। हाँ जी, बारबोरा क्रेजकिकोवा। दुनिया की 85वीं नंबर की खिलाड़ी चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजकिकोवा ने शनिवार को फ्रेंच ओपन के इतिहास में फ्रेंच ओपन में इतिहास रच दिया। उन्होंने जो विश्व की 31 नंबर की खिलाड़ी थी अनास्तासिया पाउलिउचेकोवा को खिताबी मुकाबले में, उन्होंने विश्व की 31वें नंबर की महिला खिलाड़ी रूस की अनास्तासिया पाउलिउचेकोवा को खिताबी मुकाबले में 6-1, 2-6, 6-4 से हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम टाइटल पर कब्जा किया। हाँ जी, बारबोरा क्रेजकिकोवा ने पहली बार ग्रैंड स्लैम टाइटल पर कब्जा किया है। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में लगातार 6ठे साल नई खिलाड़ी ने खिताब जीता। हाँ जी, जो फ्रेंच ओपन है उसमें 6 साल से लगातार नए खिलाड़ी उसमें टाइटल को जीतती आ रही है। दोनों खिलाड़ियों के बीच का ये मुकाबला 1 घंटे 58 मिनट तक चला। हाँ जी, लगभग 2 घंटे तक ये मुकाबला चला। बता दें कि क्रेजकिकोवा 1981 में होने वाला मांडलिकोवा के बाद रोला ग्रेस एकल खिताब जीतने वाली पहली चेक महिला बन गई है। हाँ जी, क्रेजकिकोवा 1981 के बाद चेक महिला बन गई है जो 1981 के बाद ये खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए भी B3W लॉन्च किया? क्या किया? B3W लॉन्च किया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चीन। हाँ जी, G7 के नेताओं ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए भी B3W लॉन्च किया है। हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए, जो विकासशील जो भी देश विकास कर रहे हैं उनको विकासशील देश बोला जाता है, बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3, बुल्ड B3 से मतलब है बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक नई पहल लॉन्च की। उन्होंने कौन सा? बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक पहल लॉन्च की है जिसको B3W शॉर्ट में बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जी, जो C7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में किया जा रहा है। ये सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं ने बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W पहल का समर्थन किया है। उन्होंने जो B3W पहल है उसका जो नेताओं ने इसका समर्थन किया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार
नई वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू करने के लिए सहमत हुए। इन्होंने बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल शुरू करने के सहमत हुए। अब BRI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वो क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI। ये चीनी सरकार की वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति। क्या है? वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसमें 2013 में इसे कब बनाया गया था? 2013 में अपनाया गया था। BRI चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP के महासचिव और शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। किसका है? जो उनकी बाकी पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग का विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। ये पहल मूल रूप से शी जिनपिंग द्वारा कजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाई? शी जिनपिंग के द्वारा कजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान सितंबर 2013 में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, क्या सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के रूप में घोषित की गई है। किसके रूप में? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के रूप में घोषित की गई है। इस बुनियादी ढांचा परियोजना में बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, गगनचुंबी इमारतें, हवाई अड्डे, बांध और रेल सुरंग शामिल है। क्या क्या चीज इसमें शामिल की गई है इस परियोजना में? बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, गगनचुंबी इमारतें यानी कि ऊंची ऊंची इमारतें, हवाई अड्डे, बांध और रेल सुरंग शामिल है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोस्टा-रिका। तो दोस्तों इसका आंसर है कोस्टा-रिका। हाँ जी, अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन कोस्टा-रिका की है, उनको संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में व्यापार एवं विकास को बढ़ावे के लिए अपनी एजेंसी अकांड के महानिदेशक पद पर कोस्टा-रिका की महिला अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव का शुक्रवार को अनुमोदन किया है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अकांड का मुख्यालय जिनेवा में। अकांड का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा। रेबेका इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की पहली व्यक्ति होगी। रेबेका इसका नेतृत्व संभालने वाली दुनिया की पहली महिला होगी और मध्य अमेरिका क्षेत्र की पहली व्यक्ति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है इसके नरेंद्र खन्ना, सूरज सिंह माथुर, इकबाल सिंह सागा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सूरज सिंह माथुर। हाँ जी, सूरज सिंह माथुर हमारे स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे जिन्हें मैराथन पूरी की थी। ओलंपिक में मैराथन दौड़ पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया है। बता दें कि शुक्रवार को उनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु में? 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। सूरज सिंह माथुर ने साल 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक, कौन से ओलंपिक में? हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था और वे 2 घंटे 58 मिनट 9 सेकंड के साथ 52 स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर रहे? 52वें स्थान पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसके ऑप्शन अल्बानिया, घाना, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अल्बानिया। हाँ जी, अल्बानिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। उनको 175 में से 177 वोट से वो इसका सदस्य चुना गया है। अल्बानिया को 2022-23 के वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।